जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 37वां वीडियो है और आज का टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन, जिसका समय काल 1905 से लेकर 1930 एडी के बीच में रहा है। आज हम लोग इसके पहले भाग का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत उग्रवादी चरण के संबंध में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। ये उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1919 एडी के बीच में रहा है। इससे पहले वाले अध्याय में हम लोगों ने उदारवादी चरण का अध्ययन किया था, जिसका समय काल 1885 एडी से लेकर 1905 एडी के बीच में रहा है और उग्रवादी चरण की शुरुआत 1905 से हो जाती है। तो आइए समझते हैं उग्रवादी चरण क्यों उत्पन्न हुआ, किसके विरोध में आया और क्या क्या कारण थे उग्रवादी चरण के डेवलपमेंट में। उग्रवादी चरण अगर दृष्टिकोण के आधार पर बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसमें कांग्रेस के दो चेहरे बन गए थे। इसमें पहला था अपना उदारवादी तथा दूसरा था उग्रवादी। उदारवादी को हम लोग मॉडरेट्स कहते हैं, उग्रवादी को एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। हालांकि हम लोग अगर ध्यान से पीछे जाकर देखेंगे, आगे चल के हम लोग बंगाल विभाजन भी पढ़ेंगे जो कि 1905 में हुआ था। अगर हम बात करें तो इसे उदारवादी और उग्रवादी, कांग्रेस को उग्रवादी और उदारवादी बांटने में बंगाल विभाजन जो 1905 रहा है उसमें उसका प्रमुख योगदान रहा है। इसके पीछे मूल कारणों को बात करें तो बंगाल विभाजन माना जाता है, इसलिए इसे 1905 से ही माना जाता है कि कांग्रेस का उदारवादी और उग्रवादी दो स्वरूप विकसित हुए थे। बंगाल का विभाजन, पार्टीशन बंगाल की बात करें तो वह इस समय जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। जब बंगाल का विभाजन किया गया तो पूरे देश में अंग्रेजों को विरुद्ध रोष व्याप्त हो गया और यहीं से स्वतंत्रता संघर्ष सही मायने में शुरू हो गया। अब हम लोग रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम के बजाय द फ्रीडम स्ट्रगल की मांग करने लगे, द फ्रीडम स्ट्रगल करने लगे, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम के बजाय द फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो गया। बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल, विदेशी कपड़ों को होली जलाना एक्शन के रूप में आंदोलन हमारे सामने आने लगे। इसके बाद इसका अंत 1919 में माना गया। इससे उग्रवादी चरण का अंत 1919 में माना गया, क्योंकि इस समय तक गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हो चुका था और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। गांधी जी से पहले लोकमान्य तिलक उग्रवादी दल के प्रसिद्ध नेता थे। गांधी जी उग्रवादी दल के नेता तो नहीं थे, मैं कह रहा हूँ कि गांधी जी से पहले प्रमुख नेताओं की बात करें तो लोकमान्य तिलक एक प्रसिद्ध नेता थे और इनका प्रमुख कथन था, आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूँगा। इनके स्वराज इज माई बर्थ एंड आई शैल हैव इट, ये बहुत ही प्रचलित हुआ और ये अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इनके हाथ से इंडियन नेशनल कांग्रेस की बागडोर निकलकर गांधी जी के हाथ में आ गई, यानी कि गांधी जी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की बागडोर लोकमान्य तिलक के हाथ में थी। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन का गांधीवादी चरण शुरू हो जाता है। इसको सारे को सेपरेट लेक्चर में स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि 1919 में एक कांड होता है जालियांवाला बाग मैसेकर, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड। यहीं से स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया मोड़ मिलता है। इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आगे चलकर। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या कारण था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता उग्र होते चले गए। अभी तक उदारवादी चरण के नेताओं की कार्यप्रणाली किस प्रकार से थी, किस तरीके से अपने अधिकारों को पाने की कोशिश करते थे, वो जो तरीका था, इससे ये उग्रवादी लोग थे असंतुष्ट थे। यानी कि उदारवादी चरण के नेताओं की कार्यप्रणाली से उग्रवादी नेता असंतुष्ट थे। उदारवादी चरण के नेता रिक्वेस्ट के माध्यम से अपनी बातों को रखते थे और ये अपनी बात अंग्रेजी सरकार के सामने रखते थे, जिससे थोड़ी बहुत मान भी लिया जाता था। इससे शहरी मध्यम वर्ग और युवा वर्ग उग्र हो रहा था, यानी कि आपकी मांगों को बार बार अपेक्षा किया जा रहा था। इस कारण से क्या हो रहा था कि शहरी मध्यम और युवा वर्ग उग्र हो रहा था। वो देख रहा था किस तरीके से हमारी उपेक्षा की जा रही है, हमारी मांगों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस तरह से उपेक्षा की जा रही है। इनमें उग्रता की भावना आनी स्वाभाविक थी। ये उदारवादियों की कार्यप्रणाली से सहमत नहीं थे। ये जो उग्रवादी थे, उग्रवादी चरण के नेता या उग्रवादी प्रकृति के लोग उदारवादियों की कार्यप्रणाली से सहमत नहीं थे। इनको लगता था कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति हो रही है। उदारवादी जो अपनी मांग रख रहे हैं वो राजनीतिक भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। इस कारण उग्रवादियों ने उदारवादियों की नीति को अस्वीकार कर दिया। आगे देखते हैं। उदारवादियों और उग्रवादियों का
जो दो समूह में कांग्रेस बटा था, उदारवादी और उग्रवादी समूह, दोनों समूहों का एक समान उद्देश्य था, परंतु तरीके इनके अलग अलग थे। उग्रवादी पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहते थे, वहीं पर उदारवादी ब्रिटेन का विरोध नहीं करते, ये स्वराज की मांग करते थे। ये ब्रिटेन का विरोध नहीं, ब्रिटेन के नीतियों का विरोध करते थे उदारवादी नेता, ठीक है। लेकिन जो हमारे उग्रवादी नेता थे ये पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहते थे। उदारवादी केवल स्वराज की मांग करते थे, ये ब्रिटेन का नहीं, ब्रिटेन का नीतियों का विरोध करते थे। और उदारवादी कहते थे कि ये जो अंग्रेज आए हैं हमें सभ्य बनाने आए हैं, हमें शिक्षित बनाने आए हैं, हमें आधुनिक बनाने आए हैं। उदारवादियों ने अंग्रेजी सरकार का आर्थिक जो मंशा थी उसकी व्याख्या बहुत ही अद्भुत ढंग से की। इससे उग्रवादी बुरी तरह बौखलाए। ये उदारवादियों की नीतियों से असंतुष्ट थे। ये जो इससे उग्रवादी बुरी तरह बौखलाए और ये उदारवादियों की नीतियों से असंतुष्ट थे। जब भी नए चरण की शुरुआत होती है नई प्रवृत्तियों का जन्म होता है, ठीक है ना। तो ये असंतुष्ट थे, इस कारण से क्या हुआ ना कि उग्रवादी का नए चरण की शुरुआत होती है। और जब भी नए चरण की शुरुआत होती है नई प्रवृत्तियों का जन्म होता है तो उस समय की परिस्थितियाँ होती है वो बहुत मायने रखती है। यानी कि कोई भी अगर नई चीज़ की शुरुआत होती है उस समय की परिस्थिति उसके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहती है, मायने रखती है। अब बात करते हैं 1885 से 1905 के बीच 20 वर्षों का काल बीत चुका है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बागडोर उदारवादियों के हाथ में थी इस 20 वर्षों के दौरान, और ये कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। करने का परिणाम स्वरूप ये उदारवादियों के करने के कारण हमारे ये चेतना जागृत हो रही थी। उसके बाद ये कुछ इससे बहुत सारा लाभ भी हो रहा था, जिससे कि एक राष्ट्र की चेतना हमारे अंदर आई, एक शत्रु की चेतना आई कि हमारा एक ही साझा शत्रु है वो ब्रिटिश है। हमारे अंदर आधुनिक चेतना है जिसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। और ये सारी चेतना हमारे मस्तिष्क में जागृत हो रही थी और आगे के आंदोलन के लिए ये सारी चेतना एक बहुत ज़्यादा काम आई। आगे के आंदोलन के लिए ये बहुत ही फर्टाइल लैंड का काम की। आंदोलन की ज़मीन कहीं अधिक उपजाऊ होती चली गई इस चेतना के कारण, ठीक है ना। ये सारी चेतना हमारे लिए एक फर्टाइल लैंड का काम किया आंदोलन के लिए। आगे देखते हैं। 1905 तक उग्रवादी चेतना उभर कर आई। उसके कौन कौन से कारक है उसको समझते हैं। उग्रवादियों को उदारवादियों की नीति स्वीकार नहीं थी और 20 वर्षों के दौरान हमारा देश की चेतना में बहुत ज़्यादा बदलाव आया था। 20 वर्षों के दौरान क्या हुआ था कि जो भी उदारवादियों की नीति थी उससे हमारे देश की चेतना में बहुत सारा बदलाव भी आया और उग्रवादियों को उदारवादियों की नीति स्वीकार नहीं थी। इसका कारण और भी देखें तो बहुत सारी ऐसी घटनाक्रम थी जिसके कारण से उदारवादी चरण धीरे धीरे उदारवादी लोग कमज़ोर होते गए और उग्रवादी बढ़ते चले गए। ऐसी कौन कौन सी घटनाएं क्रम है उसको देखने का प्रयास करते हैं। ब्रिटिश नीतियाँ थी, बहुत सारी ब्रिटिश नीतियाँ थी, उसके मायाजाल को लोग समझने लगे थे। ब्रिटिश की नीतियों एवं उसके मायाजाल को लोग समझने लगे थे। ऐसा समझने लगे थे कि ब्रिटेन बातें तो अच्छी करता है कि हम लोकतंत्र, समानता, बंधुत्व और विकास की बात कर रहे हैं, परंतु सच में वैसा नहीं है। ब्रिटेन सच में वैसा नहीं है कि हमें लोकतंत्र देगा, हमें समानता देगा, बंधुत्व का देगा, विकास देगा। ऐसा सच में नहीं है। उसका एकमात्र उद्देश्य अपनी उपनिवेशी साम्राज्य का रक्षा करना उसका मुख्य उद्देश्य है। अधिक से अधिक भारतीयों का शोषण करना, उसे भारतीयों से कोई लेना देना नहीं था। यानी कि हम बात करें तो 1905 तक उग्रवादी चेतना उभर कर आई। उसके कौन कौन से कारक हैं, उन कारकों में ब्रिटिश की जो नीतियाँ थी ये प्रमुख कारक जिम्मेवार थी। हालांकि उदारवादियों की जो नीतियाँ थी ये भी मुख्य कारणों में से ही आती है, लेकिन ब्रिटिश नीतियाँ बहुत ज़्यादा इसके पीछे मुख्य कारणों में से एक आती है। जैसे कि एक और देखते हैं कि एक संदर्भ को देखते हैं, इससे लोगों का मोह भंग होते चला गया ब्रिटिश के प्रति, और ब्रिटिश के प्रति मन में भारतीयों का शोषण उभरता, ब्रिटिश के प्रति भारतीयों के मन में उग्र भाव उत्पन्न होने लगा कुछ घटनाओं के कारण। 1896 से लेकर 1980 तक भारत में ज़बरदस्त अकाल पड़ा। उस समय बहुत सारे अकाल पड़ते थे जिसमें 90 लाख से 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। अकाल के बाद इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लोगों की मदद हो सके। आज मान लिया भारत में अकाल पड़ता है या पैंडेमिक आता है तो सरकार उसकी मदद करती है, लेकिन ये ब्रिटिश सरकार अकाल के बाद कोई मदद नहीं की, इतने लोग मारे जाने के बाद। इस तरह इनकी नीतियों का भंडाफोड़ हो गया। इनकी उपेक्षा ने कांग्रेस का एक वर्ग को बहुत असंतुष्ट किया और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी।
थी वो थे एक्सट्रीमिस्ट। जो कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। दक्षिण भारत में प्लेग फैला, इसमें हज़ारों लोग मारे गए थे, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा अंग्रेज़ों पर, ठीक है ना। तो इसके बाद इसी बीच में घटना हुई थी, दक्षिण भारत में प्लेग फैला और हज़ारों लोग मरे, फिर भी अंग्रेज़ों ने कोई मदद नहीं की। इससे क्या हो गया कि लोगों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति उग्र भाव उत्पन्न होने लगा। डिवाइड एंड रूल की पद्धति अपनाते थे अंग्रेज, और इस वजह से क्या हुआ कि सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इससे भारतीयों के मन में ऐसा विश्वास हो गया कि अंग्रेज़ हमारा विकास करने नहीं आए, हमें लोकतंत्र नहीं देने आए, हमें समानता देने नहीं आए हैं। ये केवल बातें अच्छी करता है लेकिन वास्तविकता कुछ और है, इसका वास्तविकता कुछ और है। इसका एकमात्र उद्देश्य उपनिवेशी साम्राज्य का रक्षा करना, भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना इसमें शामिल है। आगे देखते हैं। अकाल और जो प्लेग के फैला, जो अकाल फैला भारत में तथा दक्षिण भारत में प्लेग फैला, लोग उससे बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के प्रति अंग्रेज़ों के प्रति लोगों के मन में बहुत ज़्यादा रोष था, और लोगों को विश्वास हो गया कि कुल मिलाकर लोगों को विश्वास हो गया कि ब्रिटेन विश्वास के लायक नहीं है। उदारवादी ब्रिटेन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, इनको अपना हितैषी मानते थे। अब ये समझ गए कि हमारे हितैषी हो ही नहीं सकते। इस बीच में कुछ एक्ट और कानून लेकर आते हैं, ये प्रतिक्रियावादी कानून होते हैं। इससे भी लोगों के मन में रोष उत्पन्न हुआ। ये विकास के रोकने वाले कानून थे, लोकतंत्र को चोट पहुंचाने वाले कानून थे, जो जनता का शोषण करने वाले थे अथवा जनता के दमन एवं स्वतंत्रता का हनन करने वाले प्रतिक्रियावादी कानून थे। इससे भी लोगों में रोष उत्पन्न हुआ। उसके बाद एक कानून आता है 1892 में। पहला आप देखते हैं कि कौन सा एक्ट और कानून है जिससे लोगों को मन में रोष उत्पन्न होते चला गया। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। इसमें भारतीयों की संख्या की बढ़ाया तो गया लेकिन उतना नहीं बढ़ाया गया। निर्वाचन का अधिकार तो विस्तार किया गया, फिर भी उतना नहीं था। बहस करने की अनुमति दी गई, लेकिन पूरी तरह से उग्रवादियों को ये कानून जो था, ये एक्ट था, ये संतुष्ट नहीं कर सका। उग्रवादी कहा करते थे हमने मांगा था तोप और आपने दे दी तोपची, यानी कि बंदूक दी, यानी कि बहुत ज़्यादा अधिकार मांगा था और आपने उसमें से छोटा सा दे दिया। इससे भारतीयों के मन में रोष उत्पन्न हुआ इस कानून की वजह से। पीछे मैं इस अधिनियम को पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। 1897 AD में नाटू बंधु होते हैं, इन पर बिना मुकदमा चलाए इनको देश से निकाल दिया गया। इसी समय तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया और लंबे समय तक ये कारावास में बने रहे। इसी के दौरान ये तिलक क्या होते हैं, वो अखबार भी निकालते रहते हैं और अखबारों पर नियंत्रण किया जाने लगा, जिससे भारतीयों में क्रोध बढ़ा। ये सारे कारण थे जिससे कारण उग्रवादी प्रवृत्ति भारत में विकसित होती जा रही थी। एक आता है 1898 AD का इंडियन पिनल कोड 124A 124A, भारतीय दंड संहिता 124A को व्यापक कर दिया गया और इसमें 156A की धारा जोड़कर इस सरकार के हाथ में दमनकारी शक्ति को और बढ़ा दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या है। भारतीय दंड संहिता का विस्तार किया गया और सरकार ने अपने हाथों में दमनकारी शक्ति ले लिया, जिसे हाल ही में अपनी केंद्र सरकार ने इसे ख़त्म करने का कहा, क्योंकि उपनिवेशवादी कानून है था, इसे अभी तत्काल ख़त्म किया गया है। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, कलकत्ता निगम कानून आता है। इसमें सदस्यों की संख्या निगम में कर दी, यानी भारतीय सदस्यों की संख्या निगम में कर दी। इसके पीछे उद्देश्य था कि भारतीयों के अधिकारों को खारिज किया गया और अंग्रेज अपने अधिकार और अपने नियंत्रण में अपने अधिकार बढ़ाए और इससे निगम में अपने नियंत्रण बनाए रखा अंग्रेजों ने। इसे भी भारतीयों ने अपना अपमान समझा। इस समय तक लॉर्ड कर्जन वायसराय बनकर बंगाल आ चुके थे। ये समाजवादी प्रकृति के व्यक्ति थे। इन्होंने 1904 AD में ऑफिशियल सेक्रेसी एक्ट लाया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाया, जिसे कार्यालय गोपनीयता कानून कहते हैं। ये बहुत समय तक भारत में चलता रहा। इस कानून के अंतर्गत सरकार से आप कुछ भी पूछेंगे तो उसको गोपनीयता के आधार पर मना कर सकती है कि नहीं, ये गोपनीय सूचना है, इसको देने से सरकार मना कर सकती है। और भारत सरकार 2005 तक इससे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इस्तेमाल करती रही और सन 2005 में RTI एक्ट लाया गया,
किया इस ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट को कमज़ोर करने के लिए। उसके बाद 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है। विश्वविद्यालय पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा। जहाँ भारतीय विद्यार्थी पढ़ते थे, जहाँ कल्पना एवं विचारों का फैलाव होना चाहिए, वहाँ सरकारी नियंत्रण लागू करके उनके कल्पनाओं के पंख को कतर दिया, उन्हें वैचारिक रूप से पंगु बना दिया या उसकी शुरुआत की। तो ये सारे जितने भी एक्ट हैं, इससे भारतीयों में रोष बढ़ा, लोगों का अंग्रेजों के प्रति मोह भंग हुआ। भारतीय और कांग्रेस के नेताओं ने इस एक्ट का विरोध किया और इस धीरे धीरे क्या हो गया कि भारतीयों में इस एक्ट जितने भी कानून लाया गया इसके प्रति भारतीयों में रोष उत्पन्न होने लगा। ठीक है, आगे और देखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि 1905 एडी में बंगाल का विभाजन हो जाता है। 1900 एडी तक आते थे संचार के साधनों का विकास हो चुका था, जिसमें टेलीफोन, टेलीग्राम, ट्रांसपोर्ट ये सारे तीव्र गति से विकास हो रहे थे। इस कारण से दुनिया जुड़ने लगी थी आपस में और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ने लगा था। इन घटनाओं का चेतना एवं एक्शन पर प्रभाव पड़ने लगा था। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भारतीयों में आत्मविश्वास पैदा किया। ऐसी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी जिस कारण भारतीयों में आत्मविश्वास पैदा हुआ, उसको बारी बारी से देखते हैं। एशिया में अंग्रेज़ों ने बड़ी चालाकी से लोगों के बीच अपने को श्रेष्ठ होने की भावना भर दी थी कि अंग्रेज़ श्रेष्ठ होते हैं। एशिया के लोगों में अंग्रेज़ों ने बहुत चालाकी से ये भावना भर दी कि अंग्रेज़ श्रेष्ठ होते हैं और अंग्रेज़ सभ्य होते हैं और हम आपको सभ्य बनाने आए हैं। आपकी जो संस्कृति है घटिया और हमारी संस्कृति उन्नत है। ठीक है ना, ऐसा बहुत ही चालाकी से अंग्रेज़ों ने एशिया के लोगों के मन में ऐसा भावनाएं भर दी थी। इस कारण एशिया के लोगों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना कम हो गई थी। किंतु कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने यूरोपीय सर्वोच्चता को चुनौती दी, यूरोपीय ज्ञान, सभ्य और शक्तिशाली होने को चुनौती दी। जैसे कि जापान 1870 एडी तक इसने तीव्र गति से वृद्धि किया। ये तीव्र गति से तरक्की करता है और औद्योगिक क्रांति अपने यहाँ लाता है और औद्योगिक क्रांति से जापान का तीव्र विकास होता है और ये जो औद्योगिक क्रांति लाता है अपने दम पर लाता है। इसका प्रभाव पड़ा कि अन्य एशियाई देशों पर इससे जापान की तरक्की का प्रभाव पड़ा और एशियाई देश अपने अंदर की अंतर्निहित क्षमता को पहचानने लगे। जैसे कि हमारे यहाँ उदारवादी नेता मानते थे कि ब्रिटिश हमारा विकास करने आए, हमारा हितैषी हैं। इस भ्रम को जापान की तरक्की ने, उदारवादियों के इस भ्रम को जापान की तरक्की ने तोड़ा। उसके बाद 1896 एडी में इथोपिया एक देश है, अफ्रीकी देश है इथोपिया। यहाँ की सेना ने इटली को बुरी तरह से पराजित किया, जो कि एक प्रकार से ये यूरोपीय देश है, तो यानी यूरोपीय शक्ति को चुनौती दिया। जैसे जापान एक एशियाई देश है, वहाँ उसने यूरोपीय श्रेष्ठता को तहस नहस किया था। उसी तरह अफ्रीका ने भी इटली को पराजित करके यूरोपीय शक्ति को तहस नहस किया, यूरोपीय सर्वोच्चता को चुनौती दी। यानी यूरोपीय शक्ति, इससे लोगों में विश्वास हुआ कि यूरोपीय शक्ति अजेय नहीं है, इसे जीता भी जा सकता है और इस कारण से हमारे लोगों में आत्मविश्वास भी उत्पन्न हुआ। 1899 से 1902 ईस्वी में बोआर युद्ध होता है, जहां पर दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन को बाहरी क्षति का सामना करना पड़ता है। और 1905 एडी का समय याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जापान ने, एक रूस भी यूरोप का ही देश है, एशिया से लगता है, एशिया में भी इसका स्थान है, लेकिन ऐसे अगर उस समय बात करें तो यूरोपीय देश का ही हिस्सा है ये भी। जापान ने रूस को पराजित किया, इससे लोगों के अंदर मोह भंग होने की स्थिति उत्पन्न हुई। यूरोपीय सर्वोच्चता को लेकर भ्रम तोड़ने का काम किया कि यूरोपीय सर्वश्रेष्ठ हैं, अब आसानी से यूरोपीय को हराया जा सकता है। लोगों में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जापान रूस युद्ध के बाद। आयरलैंड, इजिप्ट और पर्शिया और चाइना से स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे। इन आंदोलनों ने हमारे राष्ट्रवादी नेताओं को विश्वास दिलाया कि पूरे देश को एक करके उग्र आंदोलन छेड़ा जा सकता है, छेड़ दिया जाए तो इनसे अंग्रेज़ों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो ये सारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हमारे नेताओं को, हमारे लोगों में रोष भरने का काम किया।
ये सारे अंतर्राष्ट्रीय घटना भारतीयों को आंदोलन करने के लिए उकसाया। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखते हैं जिसने भारतीयों को आंदोलन करने के उकसाया। 1868 एडी में जापान का औद्योगिक क्रांति, 1896 एडी में इथोपिया की सेना ने इटली को बुरी तरह से पराजित किया। बोआर युद्ध 1905 एडी में जापान के द्वारा रूस को हराना। उसके बाद आयरलैंड, इजिप्ट, पर्सिया और चाइना में जो आंदोलन चल रहे थे, ये भारतीयों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान पैदा करने का काम किया। इन घटनाओं ने भारतीयों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान पैदा करने का काम किया और लोगों को लगने लगा कि हम विदेशी दास्ता से मुक्त हो सकते हैं। उग्रवादी गुट के नेता तिलक घोष और पाल, हमारे उग्रवादी गुट के नेता थे तिलक घोष और पाल, भारतीयों से जोरदार अपील की कि अपनी शक्ति को पहचानें, हमारी जो संस्कृति है वो महान है। ये जो तिलक और अरविंद घोष है, हमारे अंदर स्वाभिमान और आत्मविश्वास पैदा करने का काम किया। तिलक ने कर्मयोग पर गीता लिखी। तिलक के मराठा और केसरी का अखबार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे उस समय। घोष की थ्योरी, अरविंद घोष की थ्योरी का प्रयोग गांधी ने अपने आंदोलन में भी किया। अरविंद घोष की थ्योरी की बात करें तो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, शिक्षा पद्धति को किनारे करना, न्यायालयों में नहीं जाना, प्रशासन में भाग नहीं लेना, अन्यायपूर्ण कानूनों को अवज्ञा करना, ब्रिटिश समर्थकों का सामाजिक बहिष्कार करना शामिल था। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर स्वाभिमान और आत्मविश्वास पैदा करने का काम किया और भारतीयों में उग्र चेतना भरने का काम किया। आगे देखें तो शिक्षा पद्धति की वजह से लोकतंत्र की भावना आ रही थी, शहरी वर्ग शिक्षित हो रहा था, लेकिन इसी समय पश्चिमी शिक्षा के विरोध में उग्रवादी नेता आ चुके थे। इससे नेतृत्व करने का भारतीय वर्ग तैयार हो गया था, यानी कि पश्चिमी शिक्षा या पश्चिमी भारत का जो पश्चिमीकरण किया जा रहा उसका विरोध करने के लिए एक भारतीय वर्ग तैयार हो चुका था, क्योंकि अंग्रेज़ों से मोह भंग होने से लोगों में उग्र भावना उत्पन्न हो रही थी। ये जो उग्रवादी नेता थे भारतीय कला और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। ये कह रहे थे कि भारतीय कला और संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देने लगे थे, हमारी संस्कृति का पश्चिमीकरण होने लगा था और हम इसके विरोध में खड़े होंगे, ऐसा ये लोग कहने लगे। उसके बाद देखते हैं कि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि हमें ऐसे उग्रवादी नेताओं को लगने लगा था कि हमें ईसाई बना दिया जाएगा, हमें अंग्रेज बना दिया जाएगा। इसलिए उग्रवादी नेता में अंतर पाएंगे उदारवादियों की तुलना में। उदारवादी नेताओं की तुलना में की तो उदारवादी नेताओं के तुलना में की तो भारतीय कला और संस्कृति का उग्रवादियों ने गुणगान किया। उदारवादी उतने भारतीय संस्कृति और कला का गुणगान नहीं करते थे। ये पुनरुत्थानवादी थे। ये भारतीय संस्कृति और कला का उग्रवादी पुनरुत्थानवादी थे। हम अपनी संस्कृति का फिर से उत्थान करेंगे, ऐसा ये मानकर चलते थे। और इस एक घटना का संदर्भ ले तो लोकमान्य तिलक ने लोगों में जोश भरने के लिए गणेश एवं शिवाजी उत्सव मनाया। विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन 1893 एडी अमेरिका के शिकागो में भारतीय संस्कृति का गुणगान किया और बताया कि भारतीय संस्कृति महान है। बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम की रचना की, यानी वंदे मातरम मतलब अपनी मातृभूमि को प्रणाम करना। तो मातृभूमि हमारी गुलाम है, हम उसको आज़ाद कराएंगे, ऐसा उग्रवादी नेताओं ने एक सांस्कृतिक उत्थान के माध्यम से कहने की बात कही। इससे लोगों में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। आगे और देखते हैं। आगे देखें तो अब तक प्रशिक्षित नेतृत्व में अस्तित्व आ चुका था। जो ट्रेंड नेतृत्व था वो अस्तित्व में आ चुका था। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े लोग प्रशिक्षित हो चुके थे। नेतृत्व का गुण विकसित लोगों में हो चुका था, यानी उग्रवादियों लोग में। कुछ ऐसे माध्यम थे जिससे हमारे देश में जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा पर पनपने लगी थी। वो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो रहे थे। ऐसी जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा उत्पन्न हो रही थी। आमतौर पर उग्रवादी नेताओं के लिए लाल बाल और पाल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लाला लाजपत राय के रूप में जानते हैं, जो कि पंजाब के रहने वाले थे। बाल गंगाधर तिलक पुणे महाराष्ट्र के हैं और पाल बिपिन चंद्र पाल बंगाल से संबंधित है। ये भारतीय संस्कृति का गुणगान करते हैं और लोगों में चेतना उत्पन्न करते हैं। इस तरह हम देखेंगे कि महाराष्ट्र, पंजाब और वेस्ट बंगाल उग्रवादी विचारों का केंद्र बन गया। जैसे कि हम बात करें तो
ये अपने बाल गंगाधर तिलक थे, अंग्रेजी भाषा में मराठा अखबार निकालते थे। मराठा अखबार मराठी में नहीं, अंग्रेजी भाषा में निकालते थे। और ये कहते थे कि आज़ादी जो होती है कुर्बानी मांगती है, बलिदान मांगती है। इससे लोगों इन सब बातों से लोगों में निडरता और साहस में वृद्धि हुई और ये स्वराज का लक्ष्य बनाए। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भी लोगों में रोष उत्पन्न किया, लोगों में आंदोलन की भूमि तैयार की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंडियन से यूनिवर्सिटी एक्ट और कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, इन एक्ट के माध्यम से भारतीय बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया किए, ठीक है ना। उसके बाद एक होता है 1905 का बंगाल विभाजन, जो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बंगाल विभाजन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए वरदान साबित हुआ। तो इस तरह से उग्रवादियों का अस्तित्व हमारे सामने दिखाई देता है। तो ये उग्रवादी चरण जो था, इसके अस्तित्व को हम लोग देखें। अब हम लोग कल अपना दूसरा यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन 1905 से 1930 के बीच का जो भाग 2 है कल पढ़ेंगे, जिसमें बंगाल विभाजन हमारे सामने दिखाई देगा, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।